हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा सिलेबस सब कंप्लीट करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि वीडियोज यहाँ वहाँ मिलेंगे, आपको सब मिल जाएगा एक ही जगह पे। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी बेटा, ठीक है, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिए, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। मतलब अभी के लेक्चर में 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, पूरी कहानी को लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे कि अपना अंदाजे बयां होता है कि सवाल पहले आपके हवाले रहेगा। एक बार आप सेल्फ ट्राई तो करेंगे, तो वीडियो को पॉज कर लेना, जैसे मैं स्क्रीन से हटूं, एक बार सेल्फ ट्राई कर लेना, बन जाए तो अपना आंसर चेक करने के लिए वीडियो को प्ले कर लेना, अगर नहीं बनता है तो फिर सोल्यूशन चेक करने के लिए वीडियो को प्ले करना। एक बार जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, सेल्फ ट्राई तो आप लोगों ने कर लिया होगा इस समय में वीडियो को पॉज करके, और अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके आंसर आ रहे होंगे ना बेटा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके आंसर से एकदम लड़ी लग जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये, सही हो गया तो बहुत बढ़िया, तालियां, किसी की नजर ना लगे आपको। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आंसर थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर हो भी गया तो मैं करवाएगा ना। ठीक है, देखें भैया, तो given that y is equals to a cos t upon p minus qx है, where t represents time in seconds and x represents distance in meter, तो which of the following statement is true? ठीक है, जो statement है ना, unit of t is same as what, unit of t is same as what, unit of x is same as what, unit of x is same as what। ठीक है, मतलब t और x का ना यूनिट दरअसल कंपेयर किया गया है p से और q से, p से और q से। तो अब एक काम करें, जरा यहाँ पे ध्यान दें, y is equals to a cos t upon p, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, y इज इक्वल टू ए कॉस, ये हो जाएगा t अपॉन p, माइनस 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 क्या है बेटा, माइनस है qx। ठीक है, माइनस क्या है बेटा, माइनस है qx। अब जरा एक सिंपल सी बात पर ध्यान देना, आपको t और x निकालने से मतलब है कि t और x का डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, t का p से मैच करता है या t का q से मैच करता है, फिर x का p से मैच करता है या फिर x का q से मैच करता है, ये अपने को चेक करना है। तो एक सिंपल सी बात मैं तेरे को बता रहा हूं, सुनते हुए चलना। कॉस के अंदर जो भी चीज आ रही है ना, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी एन एंगल, और एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी में से डायमेंशन लेस क्वांटिटी को मैं अगर माइनस करूंगा तभी जाकर के मुझे मिलने वाला है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, नाउ पूरा फोकस, ये पूरे कॉस के अंदर का जितना भी मसला है वो पूरा डायमेंशन लेस है, तो वो तभी होगा जब डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि t अपॉन p हैज टू बी डायमेंशनलेस, t upon p has to be what, t upon p has to be dimensionless। अब बेटा ये t upon p dimensionless पता है कब होगा, ये तब होगा dimensionless, this happens only if, this happens only in India मत बोलना, this happens only if ये जो p है ना वो t के बराबर हो। if p is equals to t, इसका मतलब p का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t की पावर 1 जब हो जाएगा ना, तब जाकर के जो रेशियो है दिस बिकम्स डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि therefore t is same as p, तो therefore क्या बोल सकते हैं कि t is same as p। हमारे ऑप्शंस के तरीके से ही मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है बेटा, एक बार जरा q और x के बारे में सोच लिया जाए, तो अब आप एक बात सोचना, q इंटू एक्स ऑल्सो हैज टू बी डायमेंशनलेस। सिंपल सी बात है, क्या बोला बेटा मैंने, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से माइनस करूंगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी को, तभी तो मिलेगा अल्टीमेटली डायमेंशनलेस। और मैं इतना क्यों बोल रहा हूं डायमेंशनलेस, बिकॉज कॉस के अंदर आता है एंगल, और एंगल होता है डायमेंशनलेस। ठीक है, तो दिस q इंटू एक्स हैज टू बी डायमेंशनलेस, this q into x has to be dimensionless। अब जरा एक छोटी सी बात पे आप गौर फरमाएंगे, x तो डिस्टेंस था, ठीक है, तो therefore x अगर डिस्टेंस है ना, तो therefore q को होना पड़ेगा पता है क्या, l-1।
अगर Q का डायमेंशनल फॉर्मूला L-1 हो जाएगा तभी तो बेटा L-1 इंटू L करने पे L की पावर 0 M0 L0 T0 आएगा, तो Q होना चाहिए L-1। अब ये Q जो है वो ना तो T के डायमेंशन से मैच कर रहा है ना तो X के डायमेंशन से मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे Q के बारे में तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, कि Q का डायमेंशन किससे मैच कर रहा है, ना ही X से ना ही T से। लेकिन एक बात जरा गौर करना, यूनिट ऑफ T इज सेम एज दैट ऑफ P। देख लो, यूनिट ऑफ टी इज सेम एज दैट ऑफ पी। इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पे टिक लगा लेना और ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे ख्याल में ये वाली बात पूरी बेहतरीन तरह से दिमाग में चली गई होगी। आया समझ? 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। चले बेटा, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से अपन लोगों ने लगा लिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कि यार कॉस के अंदर जो भी आ रहा है दैट हैज टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से माइनस करूंगा मैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी को, तभी तो मेरे को आंसर मिलेगा एज डायमेंशनलेस। मैं कभी ये नहीं कर सकता फोर्स माइनस पाई, लॉजिक ही नहीं है, फंडा ही नहीं है। फोर्स में से पाई को माइनस नहीं कर सकता बिकॉज दिस फोर्स हैज डायमेंशन MLT माइनस 2, और ये जो चीज है ये कैसी है, डायमेंशन लेस है। तो इस तरह का ऑपरेशन जो है ना वो बिल्कुल वैलिड नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर हालांकि ऑप्शन ए हो चुका है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना है इसको, तसल्ली से पढ़ना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स, यहाँ पे 5 फिजिकल क्वांटिटीज देके रखी हुई हैं। अब विच टू ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशंस, दे हैव डायमेंशंस। पहली बात तो ये कि इनमें से कौन से दो ऐसे क्वांटिटीज है जिनके पास डायमेंशन है और डायमेंशन सेम है। अगर ये सवाल ऐसा आता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस, अगर सवाल ऐसा आता कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस, तो पता है क्या बोलता मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बिकॉज काफी लोगों को अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर आपको निकालना हो, क्लास 10th पढ़ के आए हो, क्लास 10th में एकदम धुआंधार तरह से पढ़ के रखा है हम लोगों ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। दो तरह की वेलोसिटीज का रेशियो अगर है, दो तरह की वेलोसिटीज का अगर रेशियो है तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ही अभी तुमने नहीं पढ़ा है बट मैं एक बात अभी क्लियर कर दूं बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूले में ना आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले देखने पड़ जाते हैं जो कि तुमने अभी तक 11th में नहीं देखे हैं लेकिन क्लास 12th में जरूर देखोगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों को ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसे भी डील करना पड़ता है, ये दिल को और दिमाग को समझाते हुए कि यार ये फॉर्मूले के पीछे अभी नहीं भागना है बिकॉज ये वाला फॉर्मूला क्लास 12th का फॉर्मूला है, ठीक है। या कई लोग जैसे मान लो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो कि क्लास 11th में ही बहुत लेटर ऑन चैप्टर्स के हैं, ठीक है। तो आपको बस दिमाग को, दिल को ये समझाना है कि यार ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो अब जरा गौर करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की एक चीज आती है। तो अभी के लिए आपके लिए सिर्फ ये जानना काफी रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो दो तरह के फोर्सेस का रेशियो है, ठीक है। एक बार फोर्स वैक्यूम में निकालते हैं, मतलब सराउंडिंग मीडियम कैसा होता है, वैक्यूम, और एक बार फोर्स ना किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में निकाल लेंगे। और खास बात ये कि चार्जेस के बीच का फोर्स होता ही है। लेकिन अभी आपके लिए कितनी बात इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर सवाल ऐसा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस, तो आप बाकायदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम चिल्ला चिल्ला के बोल सकते थे। लेकिन अभी सवाल में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, किनका डायमेंशन जो है वो सेम होता है। तो अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए ना बेसिकली फिर आपको वही हिट एंड ट्राई वाला करना पड़ता है, सबकी अप्रोच चेक करनी पड़ती है। अभी हालांकि हम एक बात समझ गए हैं, मैंने इस पॉइंट को क्यों पिच किया था ताकि तुम लोग के दिमाग में ये चीज तो बैठ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये तो होते हैं डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अब उसकी बात अपन नहीं कर सकते, उसको वहीं से रूल आउट कर दो। अब फोकस करो एनर्जी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। किस पे फोकस करो बेटा, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। तो लेट मी हेल्प यू विथ वन थिंग। अगर एनर्जी डेंसिटी किसी ने पूछा है तो जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वैसे ही एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वैसे ही एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, एनर्जी क्या होता है पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज हम जानते हैं बेटा, एनर्जी होता है ml2t-2। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस पे बहुत सही से फोकस किया है तो आपको पता होगा मैंने कह के रखा था कि भाई 5 चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले दिलो दिमाग
जहन में बसा लो, ठीक है सर। कौन से थे वो 5 क्वांटिटीज? वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, वर्क या एनर्जी ML2T-2, और चार्ज का हुआ करता था डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ AT के बराबर। इन 5 चीजों को दिलो दिमाग जहन में बसा लेना, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी मतलब ML2T-2, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज L का क्यूब। उचका लो उसको ऊपर, तो ml की पावर -1 t की पावर -2, ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले पे आते हैं, ये डायमेंशनलेस यंग्स मॉड्यूलस की अगर आपको बात करनी है, अगेन यही वाला मसला है बेटा कि सर ये यंग्स मॉडुलस तो आपने पढ़ाया नहीं। बेटा यंग्स मॉडुलस अगले आने वाले चैप्टर्स में आता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी बात, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, वो स्ट्रेस से मैच करता है, मतलब स्ट्रेस मतलब प्रेशर से मैच करता है, ठीक है। हालांकि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट मैं वहां पे अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बता देता हूं अभी कि दिस इज डायमेंशनली प्रेशर, this is dimensionally pressure. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है MLT-2, और सर एरिया क्या होता है? एरिया होता है L का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, उसको उचका लो ऊपर की तरफ, तो अच्छा फोर्स होता है MLT-2 अपॉन एरिया क्या होता है? L का स्क्वायर। उचका लिया ऊपर, तो ML-1 क्या हो जाएगा? T-2। चलो चलो चलो, तो ML-1 T-2, ML-1 T-2, यहीं के यहीं पकड़ लो, उसको दबोच लो। एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आ चुका है बिल्कुल सेम। अब यहां पे एक चीज है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्लास 12 का कोई बच्चा अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो वो इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर आप 11th में ऑब्वियसली, तो फिर इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम एक्स्ट्रा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का सर फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब देखो, अभी हमारा आंसर तो आ चुका है, पूछा है कि विच ऑफ द टू फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। तो हमने फिगर आउट कर दिया कि ठीक है सर, एक होता है एनर्जी डेंसिटी ML-1 T-2, ये आया था ना, ML-1 T-2, और यहाँ पे एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। गुड गुड गुड, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूं मैग्नेटिक फील्ड का भी, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूं मैं आपसे, ये अपना क्या एक्स्ट्रा काम है बेटा, जिसके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते आपसे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूं वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपन B से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां लिखा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ, भाई टाइम स्टैम्प को मार्क करो, बताओ मुझे कि कौन से कॉन्सेप्ट को मैंने सिखाया था तुम लोग को। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ कफ कहते हैं उसको, चार्ट यूनिट फॉर्मूला। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? F = QVB sin थीटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, आप लोग की मैं हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो जब B निकालोगे तो क्या हो जाएगा? F/QV sin थीटा। और मैं जरा आप लोग को बता दूं बेटा, साइन थीटा इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, छोड़ो उसको। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है MLT-2, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा? MLT-2। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? चार्ज इंटू आ रही है वेलोसिटी। तो चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज होता है AT, और वेलोसिटी क्या होता है बेटा? LT-1। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है अपने को, ठीक है। अब एक काम करो, उसको उचका लो ऊपर की तरफ, तो L से L तो निपट ही जाएगा, T कितना बच जाएगा बेटा? -1 बच जाएगा, और A कितना बच जाएगा बेटा? -1। भाई एक बात तो क्लियर है कि सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो इन दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, तो बिल्कुल सटीक बात है। तो फिर सर आपने ये वाला क्यों पढ़ा दिया? बेटा मैंने कहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि क्लास 12th का फॉर्मूला होगा या क्लास 11th के लेटर ऑन चैप्टर्स का फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहां तो फिर भी ठीक है कि ये वाला अपने आंसर में इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होंगे जो कि सही होंगे, ठीक है। और अगर तुम नहीं कर पाए तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाओगे बिकॉज तुमने 12th के फॉर्मूले पढ़े नहीं है। क्यों पढ़ोगे तुम अभी? ऑब्वियस ही बात है। बट जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, उसके दौरान जो सीखने को मिल जाए वो सीख लिया करो। आया समझ की नहीं आया? आया समझ की नहीं आया? तो अपना आंसर क्या है कि भैया एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा हमें हमारे आंसर में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया। चलो भाई बहुत शानदार। तो ये अपन ने नोट कर ही लिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भाई सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बिना काम कैसे चलेगा? जल्दी करो प्लीज।
चलिए ठीक है फिर, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाज ऑल डन, ऑल क्लियर टू यू। चलिए अब इसी फ्लो में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन है, तुम उसको निपटा दोगे। जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना अपने नाम के साथ, ठीक है। चलिए डायमेंशंस निकालने हैं अपने को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। इन चार ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे बेटा, अगर आपको वो चीज याद हो तो मजा आ जाएगा। उसे अपन ने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व, ठीक है। पहले चार्ट पे जाते थे, उससे काम नहीं बना तो यूनिट पे जाते थे, और उससे भी काम नहीं बना तो फिर हम जाया करते थे किसके ऊपर बेटा, फॉर्मूले के ऊपर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम की चीज हमें चार्ट पे नजर नहीं आती है, बिकॉज चार्ट पे क्या होता है, चार्ट पे होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो चलिए चार्ट अभी अपने किसी काम का नहीं है। यूनिट यूजुअली लोगों को याद नहीं होती, वैसे होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बट काफी लोगों को याद नहीं रहती। तो अपन एक काम करेंगे, अपन जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर। भाई पहली बार कब देखा था कैपिटल जी को, तो जरा गौर करते हुए चलेगा किस फॉर्मूले के अंदर हमने कैपिटल जी को देखा था। तो वो जो फॉर्मूला था ना बेटा, वो आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो वो फॉर्मूला था बेटा F = G m1m2/r²। कहो हाँ या ना, आया कुछ कुछ याद आया होगा मेरे ख्याल से। तो यहां जब जी निकालेंगे ना अपन, तो जी क्या हो जाएगा पता है, जी हो जाएगा FR² अपॉन यहां नीचे आ जाएगा m1 और m2 का प्रोडक्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करें, F का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mLT-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2। उसके बाद आप r का स्क्वायर करेंगे, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे आप डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे इसका क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, गलती मत करना, ये मीटर मत समझो बेटा, ये दो मासेस थे। तो दो मासेस का प्रोडक्ट मतलब किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। मतलब डायमेंशनली अगर चेक करेंगे तो मास का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एक तरफा, ठीक है। अब इसको निपटा दो ऊपर की तरफ, तो ये जाएगा ऊपर m-1 बन जाएगा, ये बन जाएगा m-1, ये बन जाएगा l का क्यूब, और यहां पे आ जाएगा t⁻², ठीक है। m-1 आ गया, l का क्यूब आ चुका है t⁻²। अब जरा एक बार चेक कर लें, m-1 l का क्यूब t⁻², सही जा रहा हूं, ऑप्शन सी, -1 3 -2, यहां पर भी -1 3 -2। तो दिस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। आपको डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए होगा, ये रहा आपका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा शानदार जबरदस्त, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, काफी लोग का आंसर मैच कर गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और क्यों नहीं करेगा भाई, हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले को एकदम ताबड़तोड़ तरह से पढ़ के रखा हुआ था। और अगर आपको लगता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं, मतलब आपको अगर लगे कि आपने कहीं ना कहीं चीजों को मिस कर दिया है, तो मैं फिर से कहता हूं बेटा, प्लेलिस्ट में एकदम अच्छे से एक्टिव रहा करो, ठीक है। प्लेलिस्ट जाओ, जाकर के चेक करो, वहां पे तुम्हें जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, उन सब पर एक डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया अगर बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उस पर मिल जाएगा एक लेक्चर, ठीक है। अगर तुम्हें चेक करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला वेरियस क्वांटिटीज के कैसे निकालना है, तो उस पर मिल जाएगा एक डेडिकेटेड लेक्चर। यही सबसे खास बात है, ठीक है। प्लेलिस्ट में हर टॉपिक पर ना डेडिकेटेड लेक्चर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को मर्ज कर दिया। अब तुम सोच लो कि यार ये टॉपिक इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा, बेटा उस नाम से मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि पूरा एकदम शानदार तरह से जमा के रखा हुआ है, देरी बस इस बात की है कि तुम वहां पहुंचो, ठीक है। चलिए ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। EMLNG डिनोट क्या करते हैं, E डिनोट करता है एनर्जी को, M डिनोट कर रहा है यहां पे मास को, L, कैपिटल L जो है ना वो लेंथ को डिनोट नहीं कर रहा है। दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब कई लोग यहाँ पे अटक सकते हैं कि सर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आ गया, इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता। मैंने आपसे कहा है बेटा कि डायमेंशनल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे दरअसल उन फॉर्मूले का यूज हो रहा होता है जो कि या तो क्लास 11th में काफी आगे वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे, या तो फिर सीधे क्लास 12th में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अपना दिमाग का पर्सपेक्टिव खोल के रखो, दिमाग को ये समझाओ कि ऐसे फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं जिस पर अब तक पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो अब दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमको सीखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सर सब लोगों ने सुन के रखा है कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो क्या होता है, तो बस अभी फॉर्मूला पकड़ो,
बाकी एंगुलर मोमेंटम की डिटेल स्टडी ना आपको देखने को मिल जाएगी रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स के अंदर। कहां देखने को मिल जाएगी बेटा? रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स के अंदर, वहां पर भी डेडिकेटेड टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम के नाम से, ठीक है। तो चलिए, एंगुलर मोमेंटम को पहली बात तो बता दिया कि एल से करेंगे रिप्रेजेंट। सर एल से तो लेंथ को भी करते हैं रिप्रेजेंट। मैंने बोला भाई बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। ये परेशानी तो मतलब मेरे साथ भी थी कि यार ए एरिया होता है कि एक्सेलरेशन होता है कि क्या होता है, क्या माने, ठीक है। बट एक बात है बेटा, फिजिक्स में क्या है ना, टर्म्स हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे, और वेरिएबल्स पड़ गए हैं कम। इसलिए होता है क्या है कि एक वेरिएबल भी ना दो तीन चीजों को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। तो वो तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हमें वो चीज पकड़ में आ जाती है कि कहां पे क्या चीज क्या है, ठीक है। यहां तो सवाल में गिवन है कि एल जो है ना उसको लेंथ ना समझ लियो बेटा, एंगुलर मोमेंटम है वो चीज, ठीक है। हमने बोला बहुत बढ़िया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है एमवीआर। अब तुमको ये वाला फॉर्मूला सीखने को मिल गया अभी के अभी। इसकी डिटेल स्टडी करने को मिलती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नामक चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी दिमाग में क्या डालो कि जब एंगुलर मोमेंटम की बात होगी एमवीआर कर देंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। काफी लोग तो मेरे को पता है इतनी तेज हैं, वो भी आगे बढ़ चुके होंगे। बहुत बढ़िया बेटा। ई एम एल और जी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे निकालना है ई एल स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 और जी का स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, ठीक है। एक तरफा चीज करनी है। अभी एक काम करूंगा मैं, चारों को ना अलग अलग निकालूंगा, उसके बाद खेलता हूं उसके साथ। तो पहले E इंटू एल का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो E बेसिकली क्या होती है? एनर्जी, है ना। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे चार इक्वेशन। E का मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, ml2t-2। दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एल का स्क्वायर, जहाँ पे एल इज नॉट द लेंथ, एल इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एल का स्क्वायर करना है, तो एक काम करो, पहले एल होता है mvr, ठीक है। तो L जो होता है वो mvr, मतलब m की जगह मास कर दो। v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? lt-1 इनटू करेंगे अपन r, मतलब बेसिकली रेडियस होगा वहां पे। तो बेसिकली एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ml का स्क्वायर t की पावर -1। यहाँ तक अपन सही चल रहे हैं। मास को छोड़ दिया, वेलोसिटी lt-1 इंटू l करेंगे तो ml स्क्वायर t-1। हालांकि मुझे यहाँ पे ना l का स्क्वायर चाहिए था। एल का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, भाई काट मत देना, ये वाला एल एंगुलर मोमेंटम है, ये वाला एल जो है वो लेंथ के बराबर है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो m की पावर 2, L की पावर 4 और T की पावर -2 तक कहानी पहुंच जाएगी। दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। चलो बेटा फुर्ती में आ जाओ। अब यहाँ पे m की पावर 5 करना है, वेयर m इज प्रॉपर्ली मास। यहाँ पे m क्या है बेटा? प्रॉपर्ली मास है। दूसरे का लगा पेन ले लेंगे। m यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्ली मास है। तो जब m मास ही है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ m हो जाएगा। और हम जानते हैं सवाल के अनुसार m की पावर 5 का यहाँ पे लेन देन है, ठीक है। तो m की पावर 5 अगर जा रही है तो डायमेंशनल फॉर्मूला में भी कुछ नहीं करना है, m की पावर 5 पटक दो, बस इतनी सी बात है। एंड दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस वाज सेकंड इक्वेशन, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आखिरी चीज पे आ रहे हैं बेटा, ठीक है। ये लंबा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे g का स्क्वायर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को चिपकाना है। तो g का स्क्वायर निकालना है, तो पहले मतलब जी निकालना है, ठीक है। पहले क्या निकालना है? जी निकालना है, ठीक है। तो नाउ भाई फुर्ती में आ जाओ, फुर्ती में आ जाओ। बस जी निकालने पर तुम्हारा सुप्रीम फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो भाई F इज इक्वल टू क्या होता है? जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। जब यहां से तुम जी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर का स्क्वायर अपॉन नीचे लपेटे में कौन आ जाएगा बेटा? नीचे लपेटे में कौन आ गया? m1 इंटू m2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। चले आगे बढ़ते हैं। F का मतलब क्या होता है? फोर्स, और फोर्स क्या होता है? mlt-2, ठीक है। अब एक काम कर ले, छोटा सा काम है बेटा, यहाँ पे r का स्क्वायर करना है। तो r का स्क्वायर मतलब क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये क्यूब के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई फंडा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोर्स क्या होता है? mlt-2, और mlt-2 में l का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ml का क्यूब t-2। नीचे लपेट दो बेटा, इसको नीचे लपेटोगे तो मास इंटू मास बोले तो मास का स्क्वायर, ठीक है। इसको और लपेट दो, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। -1 3 -2, मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है बेटा। ये था, अरे निकाल चुके थे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके थे। m की पावर -1 3 और -2। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकाल चुके थे, ठीक है। आ गया।
जी वाला इज ऑल डन। लेकिन 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 यहाँ पे ना अपने को सिर्फ जी नहीं करना, अपने को जी का स्क्वायर चाहिए, अपने को जी का स्क्वायर चाहिए। तो जैसे अपन जी का स्क्वायर करेंगे तो बोलोगे सर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे एम की पावर क्या लपेटे में आ जाएगा -2, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे एल की पावर 6, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे मतलब -2 × 2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये आ गई तुम्हारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्या आ गया तुम्हारे पास, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब जो इवैल्यूएट करना है, एक मैं इसमें सेपरेशन मार दूं क्या, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, सही है, सेपरेशन डाल दिया मैंने बेटा। ठीक है, ये अपने पास ये चारों इवैल्यूएट हो चुके हैं। ये चौथी क्वांटिटी थी और ये ऊपर वाली पहली क्वांटिटी भी इवैल्यूएट हो चुकी थी। ये पहली क्वांटिटी यहाँ पे इवैल्यूएट हो चुकी थी, दूसरी यहाँ तक खत्म हो गई थी और तीसरी वाली आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब जो आपको इवैल्यूएट करना था सर वो क्या था, इवैल्यूएट करना है ई एल का स्क्वायर एम की पावर 5 टू फाइंड ई एल का स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 जी स्क्वायर, एम की पावर 5 इंटू जी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, लपेटे में लेते हुए चलो उसको। ई कितना आ चुका है, एम एल स्क्वायर टी -2, अभी करते हैं इसको एम एल स्क्वायर टी -2, बहुत बढ़िया। उसके बाद एल का स्क्वायर ये एनर्जी होती है, सही बात है। एल का स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर एल की पावर 4, अच्छा बेटा एम स्क्वायर एल की पावर 4, बहुत तेज चल रही है। और टी की पावर क्या है -2, अरे गजब, मानने को तैयार नहीं है कोई। उसके बाद यहाँ पे क्या नीचे एम की पावर 5, तो लपेट दो उसको, सिर्फ एम की पावर 5 ही आएगा और क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा, कहाँ गई तुम, जी का स्क्वायर था, तो जी का स्क्वायर मतलब ये रहा अपने पास, तो एम की पावर -2 एल की पावर 6 टी की पावर -4, ये अपन निकाल चुके थे पहली फुर्सत में। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से। ऊपर एम लपेट लो पहले, एम इंटू और कुछ तो नहीं है, अकेला एम, अच्छा ठीक है, एम इंटू एम का स्क्वायर मतलब एम की पावर 3। उसके बाद एल लपेट लो बेटा, तो एल कितना है यहाँ पे, सिर्फ 2 4 मतलब 6, एल की पावर 6 पहुंच जाएगी कहानी। और बस आखिरी काम है टी देख लेते हैं यार, तो टी की पावर -2, टी की पावर -2 मतलब ये हो जाएगा टी की पावर -4, सही जा रहे हैं, टी की पावर -4 नीचे लपेट दो बेटा। तो यहाँ पे m की पावर 5 m की पावर -2 लपेटे में जाएगा m की पावर 3, भाई निपट गया है। तो m की पावर 3 से m की पावर 3 निपट गया। अब जरा l को देख लो, l की पावर सिर्फ और सिर्फ 6 आ रही है, भाई साहब ये भी निपटने के लिए आया था। और t की पावर पहुंच गई है -4, भाई साहब वो भी निपटने के लिए ही आया था, t की पावर -4 भी लपेटे में आ गया, भाई साहब कट गया। ठीक है, जब यहां पे सब चीजें कट ही जाएंगी तो m की पावर 0 हटा दो, उसको मत दिखाओ, इसको भी मत दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। देयरफॉर ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है कि m की पावर कुछ नहीं, l की पावर, इतना सारा काम करा आखिरी में चला पता कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा होता ना मैथ्स में बहुत बार कि बहुत लंबा सोल्यूशन आखिरी में आंसर आता है कुछ नहीं, 0। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है बेटा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। सवाल में ऑप्शन कुछ थे ऐसे, अच्छा हैज द डायमेंशंस ऑफ, इनमें से किससे मैच कर रहा है इसका डायमेंशन, भाई लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l हो जाएगा, हमारा तो m0 l0 t0 आ रहा है। टाइम का t हो जाएगा, हमारा तो m0 l0 t आ रहा है और t0 आ रहा है। और यहाँ पर भी मास भी नहीं हो सकता बिकॉज हमारा क्या आ रहा है, m0 l0 t0। लेकिन एंगल की अगर बात की जाए तो एंगल इज बेसिकली डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो आएगा, तो लिखेंगे m0 l0 t0। इसका मतलब जो हमारा सटीक आंसर है वो एंगल है, इसका मतलब जो हमारा सटीक आंसर है वो क्या है, एंगल है। और काफी लंबा सवाल था, इसमें आपको पहली बात तो ये सीखने को मिल गया कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है एमवीआर। ये वाला फंडा दिमाग में पूरा सुपर क्लियर हो चुका होगा और ये रहेगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो गया है, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, बढ़िया, एक तरफा शानदार। चलिए ठीक है ना, एंगल जो होता है ना, एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे आता है ओके, यहां पे है इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन चल रहा है बेटा, क्लास 12th का लॉजिक होता है। मैं अभी आपको ना यहां पे एक चीज दिखा देता हूं, देखो भाई क्या है ना, मैंने कहा था कि दिमाग खोल के चलना, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने के टाइम पे आती हैं इस तरह की चीजें। ठीक है भाई, अगर यहां पे dx लिखा है ना, इस dx का मतलब ये होता है कि वेरिएबल इज x,
इस पूरी कहानी में अगर आप वेरिएबल को ढूंढ रहे हैं तो यहां पे वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि इसको फिर वेरिएबल ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको वेरिएबल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये टर्म आपको बताता है कि व्हाट इज द वेरिएबल इन द एंटायर इंटीग्रल, ठीक है। तो यहां पे हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो x इज द वेरिएबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां पे सवाल में गिवन है कि a इज अ कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ n इज, n जो है ना वो a की पावर पे चढ़ा हुआ है, अगर आप इस सवाल को देख पा रहे हैं बेहतरीन तरह से तो, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे एक बात समझ में आनी चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पूरा इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए या फिर तुम्हें पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा फंडा मैं तेको बता रहा हूँ, साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज आ रही है ना दैट इज गोइंग टू बी अ प्योर नंबर, ये बात तो श्योर होती है, ठीक है। जैसे मान ले अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज साइन 30, तो साइन 30 इज व्हाट 1/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले आऊंगा ना तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। इसे कहा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप तो पढ़ेंगे इसको मैथमेटिक्स में बहुत ही बेहतरीन तरह से, ठीक है। लेकिन बस बेसिक फंडा क्या होता है मैंने आपको वो यहाँ पे बता के रख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज आएगी ना दिस हैज टू बी अ प्योर नंबर, साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज आएगी दिस हैज टू बी अ प्योर नंबर। अब जरा आप गौर करते हुए चलें, दिस हैज टू बी अ प्योर नंबर दैट्स इट मींस, ठीक है। अब यार वेरिएबल में से किसी चीज को मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब वेरिएबल में से जो चीज माइनस हो रही है ना वो है ए। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ए इज गोइंग टू बी अ प्योर कांस्टेंट, अगर देखा जाए तो ए इज गोइंग टू बी अ प्योर कांस्टेंट। मान ले फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स जो है ना वो लेंथ होता तो फिर यहाँ पे ए क्या होता, फिर वो लेंथ होता। क्यों लेंथ होता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, भाई लेंथ में से आप किसी को अगर माइनस करोगे तो उसका क्या होना जरूरी है, उसका लेंथ होना जरूरी है। हालांकि यहां पे चीज गिवन है कि a इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है, a इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो वैसे यहां दिख रहा था कि a इज अ वेरिएबल, यहां पे क्या दिख रहा है कि a इज अ वेरिएबल क्योंकि x वेरिएबल था, ठीक है। यहां दिख रहा है कि a इज अ वेरिएबल। अब लेकिन अगर लिखा है नीचे कि नहीं नहीं भाई a वेरिएबल नहीं है, a कांस्टेंट है, तो भाई किसी भी चीज की अगर पावर 0 कर दी जाए तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर पावर 0 कर दी जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा वो कांस्टेंट। तो यहां पे अगर a की जो पावर है अगर वो 0 कर दी जाए, a की पावर को अगर 0 कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो a की पावर था n, तो पावर को करना पड़ेगा 0 तभी तो वो बनेगा कांस्टेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहां बेसिक फंडा यूज कर लिया, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखो x माइनस ए कर रहे हैं, x यहाँ पे वेरिएबल था तो मेरे को लग रहा है a जो है ना वो हो जाएगा अपने पास, x माइनस ए कर रहे हैं, a इज अ वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि a इज अ कांस्टेंट। तो भैया किसी भी चीज के अगर पावर को आप 0 कर दोगे इट बिकम्स कांस्टेंट, 1 बन जाएगा ना, इट बिकम्स कांस्टेंट। इसलिए मैंने पावर इसकी 0 कर दी, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये वाला सवाल आपके लिए पूर्ण तरह डन हो चुका है, पूर्णतः डन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Assuming that mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon the velocity of the water, पानी की velocity पर depend कर रहा है, its density and acceleration due to gravity, then mass is directly proportional to velocity के साथ क्या इसकी रिश्तेदारी है, बस वो निकालना है, ठीक है। सिंपल सवाल है, आपको पूरा ना यहाँ पे पानी के साथ बहते बहते पत्थर को मूव नहीं करवाना है, इसका बस बेसिक फंडा समझो कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पे, ठीक है। जरा देखें तो मास किस पर डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड जी, ठीक है। वही लिखा हुआ है ना, मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डेंसिटी और क्या है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट द थिंग इज दिस कि किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, वेलोसिटी की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, डेंसिटी की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, और जी की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो भी हमको दरअसल यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। तो अपन एक काम करना शुरू करते हैं, सीधे अपने पास जो बेसिक फंडा होता है ना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे हम सब चीज़ों के डायमेंशनल फॉर्मूले डालना शुरू कर देते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ से होता है शुरू, और बहुत सिंपल है भाई, जब तक
आगे बढ़ेंगे हल्का सा ना, उतने में तो अपना आंसर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, भाई सबको पता है यार, मत तो करो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ मास आएगा, लेंथ कभी दिखाई नहीं देगा, टाइम कभी दिखाई नहीं देगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, LT-1, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, LT-1। तो LT-1 इसकी नेट पावर कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, A के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और पावर कहां पहुंच जाएगी, बी तक पहुंच जाएगी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पावर पहुंच गई बी तक। और जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, L इंटू टी की पावर -2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो LT-2 पावर कहां पहुंच गई है, सी तक। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा, लेकिन दिमाग को स्थिर रखो, हमें वेलोसिटी की पावर निकालनी है, मतलब ए निकालना है, ठीक है। तो पहले खोलना पड़ेगा इसको अभी अच्छे से। एम भाई मास था ना, ओ भैया m की पावर 1 मास था, मत तो करो, मास था यार, मास था, मुझे माफ करना, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, भाई सही जा रहे हैं ना पूरा, हाँ जी, m की पावर तो 1 होगी ना यार। अब एक काम करो, इसको लपेट दो, तो l की पावर a आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, t की पावर आ जाएगा -a, m की पावर आ जाएगा b, l की पावर आ जाएगा -3b, l की पावर आ जाएगा c, और t की पावर आ जाएगा -2c, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का पूरा स्मूथ चल रहा है, चलो जबरदस्त जबरदस्त। m की पावर 1, l को लपेटे में ले लो, t को लपेटे में ले लो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, भाई साहब m दिखाई दे रही है क्या, जी हाँ m बस अकेली दिखाई दे रही है, तो m की पावर b के तौर पे दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। l को लपेट लो बेटा, तो l कितना नजर आ रहा है, l की पावर a -3b, बस 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 इत्मीनान से, a -3b और c, a -3b और c। भाई यहाँ पे तुम देखना भाई, यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी कभी कभी हो रही हैं। यहाँ पे अब एक काम करेंगे, t की बात करेंगे, तो t कितना है, -a और -2c, -a और -2c। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का सॉर्टेड है, चलो भैया ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, पहले ना m की पावर को इक्वेट मारते हैं। यहां से कहानी शुरू होती है, इक्वेटिंग द पावर्स। आया समझ की नहीं आया, इक्वेटिंग द पावर्स। और बेटा जो क्वेश्चंस तुमको मैं करवा रहा हूं ना, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली वो वैल्यू भी चेंज नहीं करने वाले, भाई वैल्यू तो चेंज कर देंगे ना थोड़ी बहुत, लेकिन पैटर्न जो है ना वो इसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। दिस इज जस्ट पार्ट 1, एक पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी बहुत ही तसल्ली से, इत्मीनान से, दिल लगा के, दिलो जान से देख लेना, ठीक है। तब जाके फिर तुम, वही होता ना कि अपन को अगर सबसे आगे निकलना है तो चीजें फिर वैसी करनी पड़ेंगी जो कि कोई नहीं कर रहा है। आया समझ, चल अब एक काम कर, इक्वेट कर दे पावर को। तो यहाँ पे m की पावर b है, m की पावर 1 है, तो b इज इक्वल टू लपेटे में आ गया 1, ठीक है। ये कब, जब अपन ने m की पावर को इक्वेट करा, ठीक है, b इज इक्वल टू आ गया 1। अब एक काम करें क्या, t की पावर को, अच्छा यहाँ से अपने पास एक और चीज आ रही है, यहाँ से अपने पास l की पावर भी आ रही है, ठीक है। तो l की पावर क्या है, a -3b। जब l की पावर देखेंगे अपन, तो यहां से आ रहा है a -3b प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना है, l की पावर 0, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, कुछ नहीं आई थी, तो a और b की वैल्यू आ चुकी है 1, तो ये आ जाएगा 0। तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 3, a प्लस सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 के बराबर, दिस एज सिंपल एज दैट। ये अपन ने अभी l की पावर इक्वेट करा, अब करते हैं t की पावर को इक्वेट, ठीक है। जैसे अपन t की पावर को इक्वेट करेंगे, तो t की पावर क्या है, -a -2c इज इक्वल टू टी की पावर कितनी चल रही है बेटा, 0। सही जा रहा हूँ क्या, -a -2c इक्वल टू 0। भाई c इज इक्वल टू निकालने, 3 a हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं c इज इक्वल टू निकाल लूंगा ना, तो वो हो जाएगा 3 a। अब मैं c को वहां भरने की सोच रहा हूँ, तो जैसे देखो -a को रहने दो, इज इक्वल टू कितना है, ये 2c के बराबर है, ठीक है। -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c के बराबर, तो -a इज इक्वल टू 2, और c कितना हो चुका है, 3 a। c कितना हो चुका है बेटा, 3 a, तो -a इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 है,
सही जा रहा हूं क्या सर? बेहतरीन जा रहा हूं, गजब जा रहा हूं, एक तरफा जा रहा हूं। तो माइनस ए इज इक्वल टू 6, माइनस का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2a को यहां पर टक दे तो 2a माइनस ए करेंगे तो बस a आ जाएगा, और a इज इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा 6। भाई पूरी जो अपन ने जोड़ तोड़ करी है वो सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू निकालने के लिए करी, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सर a की वैल्यू निकालने के पीछे इतना क्यों आप पीछे पड़े हो, a से कुछ खास प्यार है क्या? तो बेटा बिल्कुल a से खास प्यार है, क्योंकि यहां पे मास बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी की पावर a, ठीक है। तो यहां पे हमें a से इतना खास प्यार इसलिए है क्योंकि मास के बाद जो प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है ना उसमें वेलोसिटी की पावर a चढ़ चुकी है, और हमको a ही तो निकालना था, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देयरफॉर आप सीधे लिख दो उसको, देयरफॉर मास इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 6, ठीक है। जो कि था कि v की पावर a है, लेकिन अब तो आ चुका है v की पावर 6, तो अपने को बस वही चीज कोट करनी थी, ठीक है भाई। ये लंबा सवाल गया लेकिन था एक तरफा, ठीक है। चलो, तो अपने पास आंसर कितना आ चुका है v की पावर 6, चेक कर लें एक बार, कोई ऑप्शन है? जी हाँ सर, ऑप्शन तो है 6 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इतना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। चलिए फिर शानदार एक तरफा। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन ऑल सेट, ठीक है। चलो अब बेटा इसी जोश में चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे हमको बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी कुछ ना ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स लेके आया आपके सामने, जिसको देख के लगता है कि भाई ये डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व करवा रहे हो या फिर मैथ्स का बहुत कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, भाई देख बेसिक सा फंडा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। भाई मैथ्स तो आती है ना फिजिक्स की सहायता करने के लिए, ठीक है। अगर लिखा है कभी कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि x डिपेंड्स ऑन t। अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब ये होता है बेटा कि x की वैल्यू डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर x की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करेगी सो देयर हैज टू बी अ रिलेशन फॉर इट, ठीक है। सवाल में हमारे सामने एक रिलेशन ही तो देकर के रखा हुआ है। कैसा रिलेशन है? द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, तो x इज इक्वल्स टू v नॉट ओवर a 1 माइनस e टू द पावर माइनस at। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहाँ पे गिवन है कि v नॉट जो है ना वो कांस्टेंट है, इसको कहीं भी गलती से वेलोसिटी मत समझ लेना, ठीक है। तो v नॉट जो है वो कांस्टेंट है, और a की पावर जो है ना, a की जो वैल्यू है ना, दिस इज बेसिकली मोर देन 1, तो मोर मतलब मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब यहाँ पे निकालना क्या है? डायमेंशंस ऑफ v नॉट और a, v नॉट का और a का निकालना है डायमेंशन, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसी का जो पूरा लॉजिक है ना वो क्लियर करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा सुपर क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। तो x कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, वो चीजें यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। अब जरा एक बात सुनते हुए चलना, अगर मैं 1 में से किसी भी चीज को अगर मैं माइनस करता हूं, मान लिया x को माइनस करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो सकता है आपके अनुसार? x क्या हो सकता है? मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, करंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, या फिर इनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर हम इसके बारे में कुछ जज नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है? अगर आपको ये लगता है कि ये कुछ भी हो सकता है तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा कि यहाँ पे अगर आप सोचें तो जरा एक बात समझना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट में से अगर मैं किसी भी चीज को माइनस कर रहा हूं तो इसका कॉन्स्टेंट होना बहुत लाजमी है। अगर मैं कांस्टेंट में से किसी भी चीज को माइनस कर रहा हूं तो उसका कांस्टेंट होना बहुत लाजमी है। अब अगर आप इस बात को पकड़ लिए कि सर कांस्टेंट तो स्पीड ऑफ लाइट भी होती है, ठीक है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता है LT माइनस 1, तो मैं कंफर्म करता हूं आपको, एक बात जरा सुनना, मैं जिस 1 की बात कर रहा हूं ना, दिस 1 इज अ प्योर कांस्टेंट, ठीक है। और ये अगर प्योर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब m0 L0 t की पावर 0। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी में से मैं किसी चीज को माइनस कर रहा हूं तो उसका खुद भी डायमेंशन लेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1 में से अगर मैं किसी चीज को माइनस कर रहा हूं तो इसका डायमेंशन लेस होना बहुत जरूरी है। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज डायमेंशन लेस, ठीक है। नाउ गो विद द फ्लो। अगर आप यहां पे गौर करें 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस AT चल रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने? देखा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का AT चल रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 1 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसमें से अगर मैं किसी चीज को माइनस कर रहा हूं तो इसका खुद क्या होना बहुत जरूरी है? इसका खुद डायमेंशनलेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात को बताऊं क्या होगा, ये जो चीज है ना ये पूरी डायमेंशनलेस कब होगी पता है? जब ये प्योर कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है। अब ये प्योर कांस्टेंट कब बनेगी? देखो E का मतलब क्या होता है? 2.718, मतलब E इज बेसिकली अ प्योर नंबर, ठीक है। अब इसकी पावर
में अगर कोई वेरिएबल आ गया तो फिर तो ये डायमेंशन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि कैसे भी करके ना इसकी जो पावर है ना दिस बिकम्स डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अब जरा गौर करना, टी टाइम था, तो अगर मैं ए को 1 अपॉन टाइम कर दूं, ठीक है, मेरी बात सुनना, मैं ये चाहता हूं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से कुछ अगर माइनस हो तो वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो -80 जो पावर में चढ़ा हुआ है ना -80, अगर ये डायमेंशनलेस हो गया तो अपना काम आसान हो गया। तो सर इसको अपन डायमेंशनलेस कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे टी गिवन है, तो अगर ए जो है वो बन जाए 1 अपॉन टी तो हो गया पूरा डायमेंशनलेस, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 80 को आप बनाना चाहते हो डायमेंशनलेस, ठीक है। 80 को आप बनाना चाहते हो डायमेंशनलेस, मतलब आप a इंटू टी को बनाना चाहते हो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 के बराबर। जब आप यहां पे आप a निकालोगे तो a यहां से क्या हो जाएगा, a यहां से हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1 तक की कहानी पहुंच जाएगी बेटा। आया समझ? क्या शानदार चीज है। तो मतलब ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो चुका है, t-1। भाई ऐसे दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, t-1 ऐसे अपने पास दो ऑप्शंस हैं। तो यहां पर भी नजरें, यहां पर भी नजरें, मतलब अल्टीमेट जो सोल्यूशन आएगा ना वो तो निकलने वाला है ये v0 को निकाल करके, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये 1 माइनस e टू द पावर -80 इज प्योर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो मतलब डायमेंशन में ये कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला। तो जब मैं v0 को निकालूंगा ना तो ये कैसे निकलेगा, जरा गौर करते हुए चलना। x मिल जाएगा तुमको v0 ओवर वॉट, a के बराबर। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, v0 अपॉन a के बराबर। अब जब मुझको निकालना है यहां से v0, ठीक है, तो v0 यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स। v0 यहां से क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू एक्स। अब a क्या है तुम्हारे पास, t-1 और x क्या है यहाँ पे लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा l इंटू t-1। भाई x क्या है तुम्हारे पास लेंथ और a क्या है तुम्हारे पास t-1, तो l इंटू t-1, बस इट्स एज सिंपल एज दैट, l इंटू t-1। निपट गया बेटा, a भी आ चुका है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द आंसर, ए भी आ चुका था t-1 एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द आंसर, v0 भी आ चुका है lt-1। जरा चेक कर लो बेटा, ओ lt-1 मतलब ये आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ना दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। बस टिक लगा लो, पूरा फंडा सुपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक और चीज बेटा, अगर आपको लगे ना किसी भी टाइम स्टैम्प पे कि सर इस पॉइंट पे आपने कुछ चीज़ें बताई थी वो ना दिमाग में पूरी घुसी नहीं, तो एक काम करना बेटा, कमेंट सेक्शन में जाकर के बड़े ही प्यार से, ठीक है, प्यार भरे अंदाज में, प्यार से, रिस्पेक्टफुली आप अपना वो पॉइंट पिच कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे ना कुछ चीज़ें जो थी ना दिमाग से ऊपर निकल गई, तो एक बार ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे क्या। तो मैं ट्राई करूँगा बेटा कि मैं कॉमेंट सेक्शन में ही अगर पॉसिबल हो पाया तो आई सॉल्व इट देयर एंड देन फॉर यू। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसे क्वेश्चन में ना मतलब ये वाले पॉइंट पे डाउट्स बाकी बच्चों को भी आ रहे होंगे, सबने खुल के नहीं बोला, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा और मैं करता भी आया हूं, मैं आगे भी करूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस क्वेश्चन जैसे और क्वेश्चन जो है ना वो पार्ट 2 में लेकर के आ जाऊंगा या लाइव में सॉल्व करवा दूंगा और बता भी दूंगा, ठीक है। आया समझ? तो प्लीज बिल्कुल एकदम सुपर एक्टिव रहा करो कमेंट सेक्शन में, अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा दिया करो, ठीक है। तभी तो वो मजा आएगा यार, तभी तो वो अपना वो क्या बोलते हैं बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग इस पूरी बात को समझ चुके होंगे, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपका आंसर जो है वो डन हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट तो खैर तुम लोगे ही, लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि अगर आप ना कॉपी किताब लेके बैठे हो, अगर आप नोट करते हुए चल रहे होंगे ना तो ये फिर जो आपकी अब जो पढ़ाई हो रही है ना वो फिर एक तरफा है। होता क्या है ना यार, ये मतलब ऐसी बात है कि ये होता ही रहता है बच्चों के साथ। अभी तुम्हारे दिमाग में है कि हाँ अभी सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है तो बाद में नोट कर लूंगा, जब आप चीज़ों को टालते हो ना तो वो फिर टल जाती हैं बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। और इसमें तो अपना एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, अपन जानते हैं कितनी चीज़ों को टाल के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लेके रखा हुआ है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, अगेन ये जो टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये टॉपिक आपको पढ़ने को कब मिलता है सर, ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, ठीक है। तो मतलब क्लास 11th में ही आगे आने वाले चैप्टर्स में से एक चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स, तो वहां पे आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या ये सवाल क्या पूरे अपने स्कोप के बाहर रहने वाला है, नहीं भाई, डायमेंशन से ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप इस टर्म को देख के डरो मत यार, ठीक है, आप समझो इस बात को। अब क्या अपन पीसीएम स्टूडेंट्स है, अपना सोचने का पर्सपेक्टिव काफी अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी देके रखा हुआ है तो बस तुम ये
समझो, इस बात को पकड़ो कि है तो वेलोसिटी ही। अगर वेलोसिटी है तो किसी की भी वेलोसिटी हो, मेरी हो, तुम्हारी हो, पानी की हो, हवा की हो, किसी की भी वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू टी की पावर -1। ठीक है, इस बात को समझ गए, इस बात को समझ गए। चले आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा की पावर x। ईटा क्या होता है बताता हूं मैं इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे p की पावर x और r की पावर x, अच्छा p नहीं है, ये रो है बेसिकली। ठीक है, वेयर ईटा, रो एंड r आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, रो यहाँ पे ऑब्वियसली डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, देन द वैल्यूज ऑफ x, y and z। ठीक है, एक बात सुनते हुए चलना बेटा, ईटा जो यहाँ पे आपको एक नया नया चीज दिख रहा होगा ना, ईटा, इसे कहा जाता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, ये सवाल तो अपना डन हो चुका था। ईटा जो था ना बेटा, इसे कहा जाएगा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इस बात को मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। इसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आता है, इसके फॉर्मूले को मैं कहता हूँ फुलवा। ठीक है, इसके फॉर्मूले को मैंने याद करके रखा हुआ है और सबको याद भी करवा के रखा हुआ है फुलवा के तौर पे। ठीक है, ईटा इज इक्वल्स टू फुलवा। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये मैंने कहाँ देखा है, एक शो आता था बेटा। ठीक है, अब मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत पुराना शो है। ठीक है, और वो एक बहुत पुरानी कंपनी है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसमें आया करता था, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ वहाँ पे ना जो एफ था ना, दैट वाज बेसिकली फोर्स। पहली बात तो ये समझो उस कहानी में क्या हुआ था। उस कहानी में ना जो प्रोटैगनिस्ट थी, जो उसकी मेन हीरोइन थी, है ना, वो उसका नाम था फुलवा, उसका नाम था फुलवा। और शी वॉज अ लेबरर। तो उस पूरे शो के दौरान ना, मतलब ऐसा ही होता था कि भाई वो कहीं कहीं घर बन रहा है तो वहाँ पे मजदूरी कर रही है, तो उसको बहुत सारे सीन्स में ना ऐसे ईंट उठा के लेते हुए दिखाया गया, बहुत सारे सीन्स में। ठीक है, तो वहां से ना आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम, तो मेरे को वो चीजें क्लिक कर रही थी कि अच्छा यार, ईटा और फुलवा, तो ये जब फॉर्मूला मेरे सामने आया ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही सीन आ गया था कि अरे हाँ यार, वो फुलवा थी, ईंटें उठाया करती थी, तो यहाँ पे ईटा इज इक्वल्स टू फुलवा, ये दिमाग में मेरे बैठ गया। तो उसके बाद से मैं सबको वही बता रहा हूँ कि ईटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, फुलवा होता है। और ये फॉर्मूला है भैया, पढ़ेंगे अपन इसको फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। वी का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। V का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी। और यहाँ पे जो A है, इस A का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, इस A का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, जहां पे ईटा जो है ना, दैट इज द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो, बढ़िया, एक तरफा, शानदार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े बेटा। तो अब यहाँ पे ना ईटा, रो और आर पे डिपेंड कर रहा है। ईटा, रो और आर पे डिपेंड कर रही है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा, रो, आर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, पावर क्या हो रही है इसकी सर, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर अपन C पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आर को जरा ढंग से लिख देते हैं अपन यार, आर को जरा अपन एक बार ढंग से लिख दें, ईटा, रो और आर। ठीक है, मत तो करो, ये पूरा फंडा क्लियर है, ये वाला पूरा फंडा क्लियर है। अब एक काम करते हैं बेटा, सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करो जल्दी, तुरंत से पहले। ठीक है, डायमेंशनली पुट करना शुरू करो भाई। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होगा, LT -1, तो मास की मौजूदगी नहीं है, L की पावर 1 है और T की पावर क्या है, -1। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर ईटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, ML -1 T -1। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, M मतलब ML -1 T -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा तो मैं आप लोग के लिए एक बार यहां पे निकाल दूं ईटा। ठीक है, सुनते हुए चलना। ईटा का फॉर्मूला क्या बताया था, फुलवा। अब तो होगा याद, ईटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, फुलवा। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो F का मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स क्या होता है बेटा, MLT -2। फोर्स क्या होता है, MLT -2। उसके बाद लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, M × L का स्क्वायर इंटू T -2। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, इस V का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, LT -1, और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे एरिया से, मतलब L का स्क्वायर, तो ये लपेटे में आ जाएगा, L का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये M को अकेला छोड़ो, उसके बाद L की पावर लपेट दो -1 और T की पावर लपेट दो -1। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। M L की पावर क्या होगी बेटा, -1 और T की, बस खत्म। ठीक है, तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया,
ml-1 t-1, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब इस ईटा की वैल्यू को अपन भरने वाले हैं वहां पे और निकल के आएगा अपना पूरा फॉर्मूला। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा ml-1 t-1 हो चुका है। चले सर अब इसको यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां पुट करना स्टार्ट करेंगे? ईटा के अंदर। तो ईटा अपने पास क्या हो चुका है बेटा? m L की पावर -1 T की पावर -1 नेट पावर A हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे रो लिखा हुआ है। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो m इंटू एल की पावर -3 पहुंच जाएगी कहानी, मास अपॉन वॉल्यूम, और नेट पावर कितनी है? b के बराबर है। उसके बाद r का मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस एक तरह का लेंथ होता है और लेंथ की पावर लपेटे में पहुंच जाएगा c के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1 इज इक्वल टू, यहां पे अब क्या होने वाला है जरा गौर करें, m की पावर a। अरे भाई बेसिक अप्रोच जो अपन ने अप्लाई करके रखी है 10 बार, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो m की पावर a हो जाएगा, L की पावर -a हो जाएगा, T की पावर -a। भाई सही चल रहे, बहुत बढ़िया। m की पावर a, L की पावर -a, T की पावर -a, m की पावर b, L की पावर -3b और L की पावर c। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो बेटा अब देखो यहाँ पे m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1 इज इक्वल टू, m को लपेट लो। अच्छा भाई साहब इसको बंद तो कर दें अपन एक बार, इसको लपेट लो। m की पावर क्या जा रही है बेटा? m यहाँ पे कितने हैं? 2 ही तो हैं, a प्लस b। उसके बाद L की पावर क्या जा रही है? L यहाँ पे कितने हैं? -a -3b प्लस c। तो c -a का 3b L हो चुका है, पक्का पक्का पक्का। -a -3bc, -a -3bc। ठीक है, अब जरा t पे फोकस करना। तो t यहाँ पे कितना आ रहा है? t सिर्फ एक ही आ रहा है। t कितना आ रहा है सर? -a के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टी आ चुका है -a के बराबर। अच्छा, हालांकि अगर सवाल में देखा जाए ना तो वहां पे एक्स वाई जेड के टर्म्स थे। ईटा रो और आर में एक्स वाई जेड था, ईटा रो और आर में एक्स वाई जेड था, जो मेरा ए बी सी आ रहा है। मतलब ए वहां पे एक्स, बी वहां पे वाई और सी वहां पे जेड के बराबर है। ठीक है, तो यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा। अब एक काम करेंगे, बस इक्वेट मानना बचा है। ठीक है, इक्वेट किसकी पावर को इक्वेट करना है? पहले एक काम करते हैं, m की पावर को इक्वेट मारते हैं। ठीक है, m की पावर कितनी है यहाँ पे? a प्लस बी, और यहाँ पे m की पावर कितनी आ गई है? 0 के बराबर। तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। a हो जाएगा -b के बराबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन यहाँ पे ना t की पावर को इक्वेट करना। अच्छा t तो आ ही चुका ना। जब मैं t की पावर को इक्वेट करूंगा ना बेटा, तो t कितना है यहाँ पे? -a, और यहाँ पे t कितना है? -1। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। बेटा अगर a इज इक्वल टू 1 आ चुका है तो b इज इक्वल टू कितना आ चुका है? -1। अगर a इज इक्वल टू 1 आ चुका है तो b इज इक्वल टू कितना आ चुका है बेटा? -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी काम करना बचा हुआ है। अब एक काम कर लेते हैं अपन, l की पावर को इक्वेट मार लेते हैं। ठीक है, जब L की पावर को इक्वेट मारेंगे तो c -a -3b, c -a -3b, सही जा रहा हो क्या? c -a -3b इज इक्वल टू L की पावर यहाँ पे कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर। तो c -a -3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। अब जरा फोकस करना, a और b मिल चुका है। a था 1 और b था -1। ठीक है, तो a था 1 और b था -1। ठीक है, अब सुनो, c -1 बेटा, -3 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1। तो c 3 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो c, अच्छा 3 -1 करेंगे तो +2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 -2 करूंगा तो -1। ठीक है, 1 -2 करूंगा तो कहानी क्या पहुंच जाएगी बेटा? -1 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब c आ चुका है अपने पास किसके बराबर? सिर्फ और सिर्फ -1 के बराबर। अच्छा, a b और c जो मेरे आ रहे हैं ना, वो दरअसल x y z है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, गिवन सवाल के अनुसार
अरे वो तो क्या था यार, एक्स वाई जेड सवाल में गिवन था, पर क्या अपने को हैबिट है ना वो ए बी और सी वाली पावर लिखने की, इसलिए अपन ने ए बी सी लिख दिया। अब बाद में इसको लपेट लेते हैं कि ठीक है ना भैया, ए बी सी तुम्हारा ए बी सी, तुम्हारा एक्स वाई जेड, हमारा ए बी सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा ए है वो तुम्हारा एक्स है, जो हमारा बी है वो तुम्हारा वाई है, जो हमारा सी है वो तुम्हारा जेड है, ठीक है। तो एक्स अपने हिसाब से क्या आ जाएगा, अब जरा गौर करते हुए चलना, ठीक है। हमारे ए बी और सी की वैल्यूज क्या क्या थी, ठीक है, 1 -1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 -1, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यूज कितनी आ गई हैं, 1 -1 -1, 1 -1 -1, कहाँ पे हो तुम, ये रहा 1 -1 -1। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, और ये रहा 1 -1 -1, ये रहा हमारे पास इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। कॉपी किताब में नोट करते हुए चलोगे तो बहुत ही प्यार भरी बात, ठीक है। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन, आगे बढ़ते हैं, चलो। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा हो चुका है, 10 सवाल हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर, बस 2 सवाल बचे हैं, बड़े 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 खूबसूरत और बड़े सिंपल सवाल। एक बार ये सवाल आप लोग के सामने, एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन जाता है तो बहुत शानदार। और बेटा कमेंट सेक्शन में अगर आपने कर दिया तो यार बहुत खुशी होगी मुझे। कमेंट सेक्शन में 10 के 10 क्वेश्चन जो भी हमारे आ रहे हैं ना, उसके अगर कोई भी बंदा अगर उसके सारे ऑप्शन लिख दे, कोई भी बच्चा अगर इसके सारे ऑप्शन लिख दे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। कि पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये। और इससे फायदा क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम ना 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब तुम इसको एक बार वीडियो से रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, तो पता है उससे फायदा क्या होगा, जब तुम रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना तो यू विल गेट द आंसर्स डायरेक्टली ओवर देयर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तुम बस सवाल देखोगे, एक बार अपनी अप्रोच लगाओगे, और अगर तुम उसमें बाद में अटक गए तो फिर तुम मेरा सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। अगर तुम अभी के वीडियोस को बहुत तसल्ली से देख रहे हो ना, तो बाद में बस अगर तुम जिस पॉइंट पर अटकोगे ना, बस वहीं मेरे सोल्यूशन को रेफर करोगे, बाकी तो तुम पूरा खेल खुद से ही खेल लोगे, ठीक है। तो एक बार जरा सेल्फ ट्राई कीजिए, अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलिए फिर, बहुत शानदार। तो ये सवाल आपके हवाले था, मेरे ख्याल से आप लोग उसको निपटा ही चुके होंगे। अगर आपका आंसर आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा, किस बात का इंतजार कर रहे हो, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा क्या आंसर आया, ठीक है। चलिए, अब अगर आंसर नहीं आया ना तो फिर पूरा फोकस अपना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स गिवन है अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस है बीटा का क्यूब। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा का और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ के रखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करें, इसको फोर्स अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब लिख दें अपन इसको यहां पे बेटा, ठीक है। ध्यान देते हुए चलना, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, उसके बाद क्या है, डेंसिटी प्लस बीटा का क्यूब है, ठीक है। ध्यान देते हुए चलो, डेंसिटी प्लस क्या हो जाएगा, बीटा का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो आप लोग को नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात पर जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे आप लोग तो मजा आ जाएगा। भाई डेंसिटी में अगर मैं किसी भी चीज को ऐड कर रहा हूं तो उसका स्वयं डेंसिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मतलब ये जो बीटा क्यूब है ना, ये जो पूरा बीटा क्यूब है, ये पूरा बीटा क्यूब ही डेंसिटी है, ठीक है। ये पूरा जो बीटा क्यूब है ना, ये स्वयं डेंसिटी होगा, क्योंकि डेंसिटी में मैं किसी भी चीज को ऐड करूंगा तो उसका डेंसिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जरा गौर करो, डेंसिटी क्या होता है, देखो बीटा क्यूब इक्वल टू क्या हो चुका है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम करूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एल का क्यूब, मतलब m इंटू एल की पावर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। जब मैं यहां पे सिर्फ बीटा निकालूंगा, मतलब क्यूब रूट करूंगा, तो m की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 1/3, और l की पावर क्या थी बेटा, -3 थी। जैसे अपन करेंगे इसका क्यूब रूट तो ये -3 जो है इसका क्यूब रूट करेंगे तो -1 तक कहानी पहुंच जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बीटा क्या हो जाएगा, m की पावर 1/3 और l की पावर कहां पहुंच जाएंगे अपन, -1 पे, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, यहां पे आते हैं। तो एक बात सुनते हुए चलना भाई, फोर्स इक्वल टू अल्फा अपॉन, भाई सिंपल सी बात है, बीटा क्यूब, बीटा निकालना था, निकाल दिया, m की पावर 1/3, l की पावर -1, ऑप्शन मैच कर लें क्या, m की पावर 1/3 और l की पावर -1। ये ऐसे b और c वाले दो ऑप्शंस अपने पास आ तो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पूरा जो दारोमदार है ना वो अल्फा के ऊपर है, अल्फा निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब जरा गौर करो, डेंसिटी में अगर मैं डेंसिटी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, डेंसिटी तो मिलेगा, डेंसिटी में डेंसिटी को ऐड करने से क्या मिलता है भाई, डेंसिटी मिलता है, ठीक है। अब जरा गौर करो, तो देयरफॉर यहाँ जो अल्फा है ना, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा फोर्स इनटू डेंसिटी, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा हो जाएगा फोर्स इनटू डेंसिटी, ठीक है। चलो
भाई फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है mlt-2। फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है mlt-2। उसके बाद डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन में नीचे आएगा वॉल्यूम, तो इसको अपन कर देंगे l⁻³ मेरे ख्याल में ये वाला फंडा भी दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा। चलो अब आते हैं आगे। अल्फा इज इक्वल्स टू m⁻²। बहुत शानदार, m⁻² हो जाएगा। उसके बाद l⁻1 l⁻³ करेंगे तो l⁻² हो जाएगा। और t की पावर क्या है? t की पावर स्वयं है यहाँ पे -2, तो 2 -2 -2 यहाँ जरा चेक कर लें अपन। 2 -2 ये आ रहा है। ओके भैया, ऑप्शन सी मैच कर गया। ठीक है, 2। अच्छा बाकी तो कुछ नहीं है भाई। डेंसिटी कितना आ गया था, या सॉरी बीटा कितना आ गया था? m और l में 1/3 -1, तो 1/3 -1 ये 2 था, लेकिन इसका ये अल्फा मैच नहीं कर पाया, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी पे टिक लगा करके आ जाना। लेकिन इसकी जो अप्रोच है ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड, कि अगर आप फोर्स में कुछ ऐड कर रहे हो तो फोर्स होगा, फोर्स में कुछ माइनस कर रहे हो तो फोर्स होगा, डेंसिटी में कुछ ऐड करोगे तो वो पूरी चीज डेंसिटी होगी, और डेंसिटी में से अगर मैं किसी चीज को माइनस करूंगा तो वो भी पूरी चीज डेंसिटी होगी। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी एक बार इसको देख लो, जल्दी नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले आखिरी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ये वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं बेटा इसके अंतिम सवाल के ऊपर। Let epsilon naught denote the permittivity of vacuum. If m is mass, l is length, t is time, a is electric current. A is basically ampere. ठीक है, एम्पियर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फिर डब्बे में ए से लिख दिया गया है, दैट्स इट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी मैं आपको ना एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ये जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो दरअसल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ना सॉर्ट ऑफ चीटिंग सी लगती है। ठीक है, जरा गौर करें। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा, उम्मीद करता हूँ होगा, एक मास ही है, एक मास ही है। ठीक है, और फिर मैं ये दूसरा कुछ फंडा बनाऊंगा। बस 2 मिनट चाहिए आपके। ठीक है भाई, देखो यहां पे ना अगर एक मास ये है और एक मास ये है, तो इन दो मासेस के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और उसका जो फॉर्मूला था वो था F = G m1m2/r²। ठीक है, ये हम लोग क्लास 9th में ही देख चुके हैं, और क्लास 11th में भी हम इसको पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे फंडा क्या होता है? तुमने कभी सुना है क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है रिपल्शन, अगर दो चार्जेस नेगेटिव है तो भी रिपल्शन, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है तो वहां पे होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? एक फोर्स होता है। ठीक है, अब उस फोर्स को कैसे निकाला जाएगा उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। मैंने पहले से बोल के रखा हुआ था कि डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने के टाइम पे आएंगे ऐसे कुछ फॉर्मूले, लेकिन तुम बेफिक्र रहना। ठीक है, यहां पे चार्ज कितना है इसका? चार्ज को पहली बात तो क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, Q1 Q2 उसका चार्ज हो गया। इसका सेपरेशन डिस्टेंस जो है ना वो हो चुका है r के बराबर। जब आप इसका फॉर्मूला निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आता पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई ये एप्सिलॉन नॉट कौन सा एप्सिलॉन नॉट है? यही वाला जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अभी तुम्हें। ठीक है, तो F = Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देख क्या होता है, वहां पे था m1 m2, यहाँ पे है Q1 Q2, वहां पे भी था r², यहाँ पर भी r²। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मतलब मेरा पूरा फोकस जो है ना वो भी इस वाले फॉर्मूले के ऊपर होना चाहिए। तो बस एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहो तो लिख ही लो अभी फट से। 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, स्क्रीनशॉट का समय था ये। चले अब इस वाले फॉर्मूले पे काम करेंगे और एप्सिलॉन नॉट का निकाल देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलो भैया शुरू करें। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो तरह के चार्जेस, तो Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या होता है? सेपरेशन डिस्टेंस होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जब मैं निकालूंगा ना तो क्या हो जाएगा पता है? Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 4 पाई f r²। Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 4 पाई f r²। ठीक है भाई, Q1 का मतलब क्या होता है? चार्जेस। ठीक है, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A × T। अब सर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला × T कैसे होता है बेटा? चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q = IT। चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q = IT। अब जरा गौर करें, I का मतलब क्या होता है? करंट
डायमेंशनली ए के बराबर, टी का मतलब क्या होता है टाइम, डायमेंशनली टी के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखो भाई, जब 80 इंटू 80 करूंगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा। जब a इंटू टी करूंगा, मतलब जब 80 इंटू 80 करूंगा तो a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, नीचे जरा सोचना है इसके बारे में, 4 पाई जो है ना, दिस इज अ प्योर कांस्टेंट, ये ना ही मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सातों में से कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई 4 पाई, छोड़ो उसको। f का मतलब क्या होता है, फोर्स फोर्स क्या होता है, mlt-2, फोर्स क्या होता है mlt-2। उसके बाद r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। r का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर करूंगा, लेंथ का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का अब जो निकल करके आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वो m को उचका लो, m की पावर -1, और l को उचका लो, l की पावर -3, m-1 l-3, t का स्क्वायर था, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो t की पावर 4 हो जाएगा, m-1 l-3 t की पावर 4, और ऊपर यहाँ पे a का स्क्वायर मौजूद है, ऊपर यहाँ पर a का स्क्वायर मौजूद है, तो अपना आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। m-1 l-3 t4 a2, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m-1 l-3 t4 a2, सही जा रहा हूं, m-1 l-3 t4 a2, ये रहा अपने पास पूरा एग्जैक्ट आंसर, और ये रहा आपके पास इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। चलिए, तो ये आपके जो 10 क्वेश्चंस थे MCQ पार्ट 1 में, वो पूरे खत्म करवा दिए गए हैं डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सवाल आपको दे दिया गया कि बेटा खुद से कर लेना, हर क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है, सारे प्री रिक्विजिट्स के साथ, जो भी फंडे यूज होने थे वो सब बता दिए, ठीक है। अब आपका काम क्या बचता है भाई, ये वीडियो तुमने देख लिया है, अब हल्का सा रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, समझ गया हूं मैं, ठीक है। लंबा वीडियो था तो रेस्ट बनता है, रेस्ट कर लो। उसके बाद भाई 2-3 घंटे के बाद आकर के ना इस वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। काफी लोगों ने प्रिपेयर नहीं करोगे, इसलिए बोल रहा हूं कि भाई नोट्स बनाते हुए चलोगे तो बेहतरीन रहेगा। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं करें तो अब टाइम निकाल करके वापस से नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो नोट्स प्रिपेयर कर लो और रिवाइज कर लो। इतना कर लोगे ना एक बार तो एकदम ये पूरा जो मसला है ना पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, फिर टाइमली रिवाइज करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हो गई है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले पे कमांड आपकी बेहतरीन हो गई है इस वीडियो को देख करके, तो भाई प्यार बरसाओ अपना और उस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को आकर के देखें और उनका ये भला हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और एक और चीज बेटा, प्लेलिस्ट में एकदम सुपर एक्टिव रहना, अपडेटेड प्लेलिस्ट है, चेक करते रहना कौन कौन से वीडियोस आ चुके हैं, कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं, और हर वीडियो पे कूद जाओ, हर वीडियो को देखो बेहतरीन तरह से, पूरा कंप्लीटली देखो, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।